हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। अब हम अपना शुरू कर रहे हैं कोर्स बी, हिंदी के कोर्स बी का सैंपल पेपर। डोंट वरी, घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो स्टूडेंट्स अभी तक परेशान थे कि मैम कैसे कैसे होगा, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है और बहुत ही ईजिली आप सारे क्वेश्चन पढ़ पाएंगे। लेकिन हम क्वेश्चन पेपर शुरू कराने से पहले आपको बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें, कुछ चीज़ें हम बता रहे हैं। आपको क्वेश्चन पेपर जब मिलता है उससे पहले आपको 15 मिनट रीडिंग टाइम्स मिलता है, तो उस रीडिंग टाइम को आपको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है, क्योंकि वो रीडिंग टाइम आपको किसके लिए दिया जाता है? गद्यांश और पद्यांश को पढ़ने के लिए। तो 2 अपठित गद्यांश और 2 अपठित काव्यांश आपके सामने आएंगे। तो जो वो 15 मिनट मिलेंगे आपको, उसमें क्वेश्चन पेपर मिलते ही सबसे पहले क्या करना है कि आप उसको गद्यांश और पद्यांश को पढ़ेंगे और समझेंगे। जो आपको इजी लगता है आपको वो अटेम्प्ट करना है। यही चीजें आपको सभी क्वेश्चन पेपर्स में ध्यान रखनी है, खासतौर से लिटरेचर में, क्योंकि लिटरेचर में रीडिंग पोर्शन आपके पास में बहुत ज्यादा रहता है। जितना आप पढ़ेंगे समझेंगे आपके लिए उतना लिखना आसान हो जाएगा। चलिए देखते हैं हमारे आगे पहला क्वेश्चन हमारा क्या आ रहा है। उससे पहले हमारे सामने एक निर्देश पालिका आती है, निर्देश दिए जाते हैं। क्या है पहला? सबसे पहले आपको 3 घंटे का समय मिल रहा है, उनका ध्यान रखना है, घड़ी सामने रखनी है। अधिकतम मार्क्स 100 हैं, आप 80 हैं। 100 मार्क्स का आपका पूरा पेपर होता है, जिसमें आपको इंटरनल मार्किंग्स भी दी जाती हैं प्रैक्टिकल बेसिस पे, या आपके क्या कहते हैं वस्तुपरक रीडिंग, इस पे आपके टीचर्स आपको 20 मार्क्स देते हैं और 80 मार्क्स का आपका ये पेपर आता है। फिर इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, खंड अ और खंड ब। 2 खंड दिए रहेंगे, उसमें एक खंड आ है और एक खंड बा है। तो खंड आ में कुल 9 वस्तुपरक प्रश्न हैं, यानी कि आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, उसके इंटरनल उप प्रश्न होंगे, उन उप प्रश्नों के कुछ विकल्प होंगे। उन विकल्पों में से आपको सही विकल्प ढूंढ के लिखना है। क्या दिया है? उप प्रश्न दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए ही प्रश्नों के उत्तर दें। उनके अंदर भी निर्देश हैं, आपको पढ़ते हुए जाना है। फिर नेक्स्ट, खंड बा में कुल 8 वर्णात्मक प्रश्न हैं, यानी कि जब हमने खंड आ कर लेंगे उसके बाद हमारा खंड बा आएगा, उसमें वर्णात्मक प्रश्न है, मतलब क्वेश्चन पूछे गए हैं, आंसर लिखना है, वर्ड लिमिट के साथ आंसर लिखना है। आपके अनुच्छेद, पत्र, आपके सूचना लेखन, ये सारी चीजें उसके अंतर्गत आएंगी। प्रश्न पूछे गए हैं, प्रश्नों के आंतरिक विकल्प दिए गए हैं, दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए प्रश्नों के आंतरिक विकल्प मतलब आपके अंदर ऑप्शन आपके पास होंगे। 4 क्वेश्चन दिए हैं, 3 करने हैं, 5 दिए हैं, 4 करने हैं, 3 दिए हैं, 2 करने हैं। इस तरीके से आपके सामने उन सभी प्रश्नों में विकल्प रहेंगे, उसमें ऑप्शंस आपके पास रहेंगे। लेकिन जब हम वस्तुपरक प्रश्न करेंगे तो उसमें हमारे पास ऑप्शन नहीं रहते हैं, ज्यादातर में नहीं रहते, लेकिन कुछ आपके जो आपके व्याकरण आएंगे उसमें आपके पास ऑप्शंस रहेंगे। चलिए अब सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे सामने आता क्या है। पहला है खंड आ, वस्तुपरक प्रश्न शुरू कर रहे हैं। याद रखिएगा कॉपी में सबसे पहले आप खंड आ जरूर डालिएगा। जब भी आप शुरू कर रहे हैं खंड आ ऊपर मेंशन रखिएगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 डालिएगा। क्या पूछा है उन्होंने? निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहां पर भी मेंशन किया गया है कि ध्यानपूर्वक पढ़ना है, तो वो ध्यान हमें बनाए रखना है। क्या दिया है? प्रकाश ही जीवन का मूल मंत्र है। सूर्य किरण का परस पाकर ही पेड़ पल्लवित होते हैं। गाछ बिरछ व समस्त हरियाली प्रकाश हथियाने के जाले हैं। पशु डागर पेड़ पौधे या हरियाली खाकर अपने प्राणों का निर्वाह करते हैं। सोच कर देखा जाए तो हम भी प्रकाश की खुराक पाकर ही जीवित हैं। कोई भी पेड़ 1 वर्ष बाद मर ही जाता है। सब पेड़ मरने से पहले संतान छोड़ जाने के लिए व्यग्र हैं। बीज ही गाछ वृक्ष की संतान है। बीज की सुरक्षा के लिए पेड़ फूल की पंखुड़ियों से घिरा एक छोटा सा घर तैयार करता है। फूलों में आच्छादित होने पर पेड़ कितना सुंदर दिखाई देता है, जैसे फूल फूल के बहाने वह स्वयं हंस रहा हो। पेड़ों को मुस्कुराते हुए देखकर हम कितनी खुशी होती है। खुशी के मौके पर हम अपने परिजनों को निमंत्रित करते हैं। उसी प्रकार फूलों को बाहर आने पर गाछ वृक्ष अपने बंधु बांधवों को बुलाते हैं। स्नेह सिक्त प्राणियों से पुकारते हैं, कहाँ हो मेरे बंधु मेरे बांधव, आज मेरे घर आओ। यदि रास्ता भटक जाओ, कहीं घर पहचान नहीं सको, इसलिए रंग बिरंगे फूलों के निशान लगा रहे हैं। ये रंगीन पंखुड़ियां दूर से देख सकोगे। मधुमक्खियों व तितलियों के साथ बिछर बिरछ
की चिरकाल से घनिष्ठता रही है। ये दल बल सहित फूल देखने आती हैं। कुछ पतंगे दिन के समय पक्षियों के डर से बाहर नहीं निकल सकते, पक्षी उन्हें देखते ही खा जाते हैं, इसलिए रात का अंधेरा घिरने तक वे छिपे रहते हैं। शाम होते ही उन्हें बुलाने की खातिर फूल चारों ओर सुगंध फैला देते हैं। देखिए गद्यांश क्या है, तरह तरह के कहीं से भी आ सकते हैं, इसलिए उनका पढ़ना, ये अपठित होते हैं, ये हमारी बुक से नहीं आते, कहीं आसपास से नहीं आते, कहाँ से दिया जाएगा कुछ पता नहीं होता। ये आपकी स्किल पे डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा रीड कर लेते हो और कितना अच्छा समझ लेते हो। तो ये सारी चीजें उसी पर डिपेंड हमारी करती हैं। तो अब इसी गद्यांश पे हमारा क्वेश्चन पूछा गया, जीवन का मूल मंत्र क्या है? सूर्य की गर्मी, वृक्षों की हरियाली, ईंधन की ऊर्जा या सूर्य का प्रकाश? जाहिर सी बात है जीवन का मूल मंत्र सूर्य के प्रकाश पे डिपेंडेंट है इस गद्य के अनुसार, और रियलिटी में भी सूर्य पर ही डिपेंडेंट है, क्योंकि अगर सूर्य नहीं होगा तो जीवन संभव नहीं है। पेड़ों की संतान किसे कहा गया है? डालों को, बीजों को, फलों को, फूलों को? तो इस गद्यांश में पेड़ों की संतान बीजों को कहा गया है। बीज जब बोलते हैं संतान के रूप में तभी तो पेड़ निकलते हैं, तो इस गद्यांश में बीजों को पेड़ों की संतान कहा गया है। स्नेह सिक्त वाणी में वृक्ष क्या कहते हैं? मेरे बंधु बांधव आज मेरे घर आ जाओ, मेरी रंगीन पंखुड़ों को देखो, रंग बिरंगे फूलों को पहचान लो, तुम सब कहाँ हो? तो स्नेह सिक्त वाणी में उन्होंने क्या बोला था? मेरे बंधु बांधव आज मेरे घर आ जाओ। ये गद्यांश में मेंशन है। अगर आपको कुछ हो, जैसे आप लिख रहे हो, तो उस समय फिर आप उसको रीड करके देखना कि इसमें कहां से पूछा गया है। उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक दीजिए। उपर्युक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक दीजिए। क्या है? प्रकाश और ताप, सूर्य की ऊर्जा, प्रकाश ही जीवन है, हरियाली और प्रकाश। यहां पर प्रकाश ही जीवन है, मतलब ये पूरे गद्यांश में आपको बताया गया है प्रकाश के बिना कुछ भी संभव नहीं है। फिर क्या है? बिरच का तत्सम शब्द क्या है? बिरच का तत्सम शब्द हमारा क्या कहलाएगा? पेड़, पौधा, वृक्ष, लता। यहां बिरच का अर्थ है पेड़। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, पेड़ ना, गाछ बिरच जो दिया है वहां पर बिरच का तात्पर्य पेड़ से है। तो इस तरीके से हमने अपना पहला गद्यांश खत्म किया। अब हमारा दूसरा गद्यांश, हमारे पास ऑप्शन है, 2 गद्यांश दिए गए, दोनों में से आपको कोई एक करना है, तो ध्यान से पढ़िए, जो आपको समझ में आता है आप उसी का उत्तर दीजिए। तो यहां पर क्या दिया है इन्होंने? आज की नारी संचार, प्रौद्योगिकी, सेना, वायुसेना, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, विज्ञान वगैरह के क्षेत्र में ना जाने किन किन भूमिकाओं में कामयाबी के शिखर छू रही है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहां आज की महिलाओं ने अपनी छाप ना छोड़ी हो। कह सकते हैं कि आंधी नहीं, पूरी दुनिया उनकी है, सारा आकाश हमारा है। पर क्या सही मायनों में इस आजादी की आंच हमारे सुदूर गांवों, कस्बों या दूर दराज के छोटे छोटे कस्बों में भी उतनी ही धमक से पहुंच पा रही है? क्या एक आजाद स्वायत्त मनुष्य की तरह अपना फैसला खुद लेकर मजबूती से आगे बढ़ने की हिम्मत है उसमें? बेशक समाज बदल रहा है, मगर यथार्थ की परतें कितनी बहुआयामी हैं, बहुआयामी और जटिल हैं, इन्हें भेद कर अंदरूनी सच्चाई तक पहुंच पाना आसान नहीं है। आज की इस रंगीन समय में नई बढ़ती चुनौतियों से टकराती स्त्री की क्रांतिकारी आवाजें हम सबको सुनाई दे रही हैं, मगर यही कमाऊ स्त्री जब समान अधिकार और परिवार में लोकतंत्र की अनिवार्यता पर बहस करती है या सही मायनों में लोकतंत्र लाना चाहती है, तो वहां इसकी राह में तमाम धर्म, भारतीय संस्कृति, समर्पण, सहनशीलता, नैतिकता जैसे सामंती मूल्यों की पग बाधाएं खड़ी की जाती हैं। नारी की सच्ची स्वाधीनता का एहसास तभी हो पाएगा जब वह आजाद मनुष्य की तरह भीतरी आजादी को महसूस करने की स्थितियों में होगी। तो यहाँ पर नारी के जीवन के मतलब नारी की आजादी कितनी सही है, कितनी सच्ची है, इसके बारे में एक गद्यांश आपके बारे में दिया गया। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमसे क्या पूछे जा रहे हैं? नारी की वास्तविक आजादी कब होगी?
जब वह भीतरी आजादी महसूस, ये हमारी गद्यांश की लास्ट लाइन थी क्या, जब वह भीतरी आजादी महसूस कर पाएगी। जब वह बाहरी आजादी महसूस करेगी नहीं, जब वह भीतरी आजादी को महसूस नहीं कर पाएगी, जब वह किसी भी आजादी को महसूस नहीं कर पाएगी। तो गद्यांश की आखिरी लाइन थी, वह जब वास्तविक आजादी तब महसूस करेगी जब वह भीतरी आजादी महसूस कर पाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, नैतिकता शब्द में से प्रत्यय अलग करके मूल शब्द बनाइए। तो नैतिकता यानी कि यहां पर है आपका नीति और कथा। जब हम प्रत्यय बनाते हैं तो ये ध्यान रखना है, नीति तो बन रही है मगर कथा ये गलत है, ये हमारा नहीं होगा। फिर नै और तिका ये भी नहीं निकल रहा, मूल शब्द का अर्थ नहीं निकल रहा। नीति इकता ये भी नहीं निकल रहा। यहां पर क्या है, नैतिक प्लस इकता। नैतिक जो है हमारा मूल शब्द जो है ये हमारा जो है अर्थ आ रहा है, मूल शब्द अर्थ आ रहा है, और प्रत्यय हमारा क्या है, ता। इस तरीके से ये निकलेगा नैतिकता। तो यहां पर इसका सही आंसर हमारा क्या आ रहा है, सेकंड वाला नैतिकता। फिर क्या है, कैसे कहा जा सकता है कि आधी दुनिया नहीं बल्कि पूरी दुनिया महिलाओं की है। क्योंकि आज की महिला स्वतंत्र है, क्योंकि आज महिला ने आजादी को महसूस किया है, क्योंकि आज महिला हर क्षेत्र में आगे, क्योंकि आज महिला की सोच स्वतंत्र है। आधी दुनिया नहीं बल्कि पूरी दुनिया पे महिलाओं का कब्जा, इस तथ्य का मतलब है कि आज महिला हर क्षेत्र में आगे है, क्योंकि सभी कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पर महिलाएं वर्क नहीं कर रही, काम नहीं कर रही हैं। तो इसका सही अर्थ है हमारा थर्ड वाला। अब इसके बाद में क्या पूछा गया है, नारी सही मायनों में क्या लाना चाहती है, समाजतंत्र, राजतंत्र, लोकतंत्र, शाही तंत्र। जाहिर सी बात है इसका थर्ड आंसर है थर्ड, लोकतंत्र यानी लोगों का तंत्र। लोकतंत्र है, हमारे देश में लोकतंत्र है, कोई गलत नहीं, लेकिन आप जहां पर औरतों को अभी भी उतनी प्रायोरिटी नहीं दी जाती, जो इस गद्यांश के अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं नहीं दी जाती, वहां पर ये सब चीजें, मतलब सभी क्षेत्रों में औरतों को बराबरी का हिस्सा तो मिल रहा है, मगर सोच के तौर पे अभी उनको उतनी जो है आजादी प्राप्त नहीं हो पा रही है। तो इसका सही आंसर है लोकतंत्र। गद्यांश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या है, नारी, स्वतंत्र नारी, आज की नारी, आधुनिक नारी। तो इसमें आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। मेरे हिसाब से आज की नारी ज्यादा अच्छी है, आधुनिक नारी इस जो सही नहीं होगा, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। आज की नारी, आधुनिक नारी, नारी नहीं स्वतंत्र नारी भी नहीं, वो सही नहीं बैठता, लेकिन ये आप दे सकते हैं कि आज की नारी कैसी है। तो इस तरीके से हमने अपने दोनों गद्यांश खत्म। तो यहां पर हमारा जो सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है, सेकंड क्वेश्चन में आपके सामने फिर से एक गद्यांश आ रहा है। इस गद्यांश में भी आपके सामने ऑप्शंस रहेंगे, ध्यान से पढ़िएगा क्या पूछा है इन्होंने। आत्मनिर्भरता का अर्थ है अपने ऊपर निर्भर रहना। जो व्यक्ति दूसरे के मुंह को नहीं ताकते वे ही आत्मनिर्भर होते हैं। वस्तुतः आत्मविश्वास के बल पर कार्य करते रहना आत्मनिर्भरता है। आत्मनिर्भरता का अर्थ है समाज, निज तथा राष्ट्र की आवश्यकताओं की पूर्ति करना। व्यक्ति, समाज तथा राष्ट्र में आत्मविश्वास की भावना आत्मनिर्भरता का प्रतीक, स्वावलंबन जीवन की सफलता की पहली सीढ़ी है। सफलता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को स्वावलंबी होना चाहिए। स्वावलंबन व्यक्ति, राष्ट्र, समाज, राष्ट्र के जीवन में सर्वांगीण सफलता प्राप्ति का महामंत्र है। स्वावलंबन जीवन का अमूल्य आभूषण है, वीरों तथा कर्मयोगियों का इष्ट देव है, सर्वांगीण उन्नति का आधार है। जो व्यक्ति स्वावलंबी होगा उसमें आत्मनिर्भरता होगी, तो ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसे वह ना कर सके। स्वावलंबी मनुष्य के सामने कोई भी कार्य आ जाए तो वह अपने दृढ़ विश्वास से, अपने आत्मबल से उसे अवश्य ही पूर्ण कर लेगा। स्वावलंबी मनुष्य जीवन में कभी भी असफलता का मुंह नहीं देखता, वह जीवन के हर क्षेत्र में निरंतर कामयाब होता जाता है। सफलता तो स्वावलंबी मनुष्य की दासी बनकर रहती है। जिस व्यक्ति का स्वयं अपने आप पर ही विश्वास नहीं, वह भला क्या कर पाएगा। परंतु इसके विपरीत जिस व्यक्ति में आत्मविश्वास, आत्मनिर्भर होगी, वह कभी किसी के सामने नहीं झुकेगा। वह जो करेगा सोच समझकर धैर्य से करेगा। मनुष्य में सबसे बड़ी कमी स्वावलंबन का ना होना है। सबसे बड़ा गुण भी मनुष्य की आत्मनिर्भरता ही है। तो ये गद्यांश हमने अच्छे से पढ़ा।
अब इसी से आप रिलेटेड इसके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो क्वेश्चन को आपको बहुत ध्यान से देखना है कि क्या पूछा जा रहा है। पहला क्वेश्चन, किन व्यक्तियों को आत्मनिर्भर कहा जाता है? जो दूसरों का मुंह नहीं ताकते, जो दूसरों का मुंह ताकते हैं, जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं, जो आत्मविश्वासी नहीं होते। जाहिर सी बात है, जो दूसरों का मुंह नहीं ताकते। याद रखिए, गद्यांश के अकॉर्डिंग आपको लिखना है। गद्यांश में जैसे जैसे पूछा जा रहा है वैसे उत्तर देना है। यहां आप अपने मन से उत्तर नहीं दे सकते। तो गद्यांश के अकॉर्डिंग जो दूसरों का मुंह नहीं ताकते वे आत्मनिर्भर होते हैं। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक दीजिए। स्वतंत्रता, आत्मनिर्भरता, आत्ममंथन और आत्मविश्वास। अगर आप सारी चीजें देखेंगे तो यहां पर आत्मनिर्भरता के बारे में बात हो रही है पूरे पैरा के अंदर, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फिर थर्ड क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? जीवन का अमूल्य आभूषण किसे कहा गया है? आत्मनिर्भरता को, आत्मविश्वास को, स्वावलंबन को, इनमें से कोई नहीं। गद्यांश के अकॉर्डिंग स्वावलंबन को अमूल्य आभूषण कहा गया है। स्वावलंबी की दासी किसे कहा गया है? सफलता को, असफलता को, परिश्रम को, आत्मनिर्भरता को। इसमें स्वावलंबन की दासी कहा गया है सफलता को। सफलता जो प्राप्त करता है, स्वावलंबन उसके अंदर अपने आप आ जाता है। स्वावलंबी मनुष्य प्रत्येक कार्य को कैसे पूरा करता है? मन से, दिमाग से, दासता से, आत्मबल से। जब इंसान के अंदर आत्मबल होगा तो वो सारे काम बहुत इजीली कर पाएगा। तो इसका सही आंसर है आत्मबल से। तो इस तरीके से पहला गद्यांश हमने पूरा किया। और क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकंड गद्यांश है वो हमसे क्या पूछा है? यहाँ पर ऑप्शन दिया है, दोनों में से एक करने हैं। पहले क्वेश्चन में भी 2 गद्यांश दिए थे, एक करना था। दूसरे क्वेश्चन में भी 2 गद्यांश दिए गए, दोनों में से आपको एक करना है। पहला क्या पूछा जा रहा है? आवश्यकता के अनुरूप प्रत्येक जीव को कार्य करना पड़ता है, कर्म से कोई मुक्त नहीं है। अत्यंत उच्च स्तरीय आध्यात्मिक जीव को साधना में लीन है, अथवा इसके विपरीत वैचारिक क्षमता से हीन व्यक्ति ही कर्महीन रह सकता है। शरीर ऊर्जा का केंद्र है। प्रकृति से ऊर्जा प्राप्त करने की इच्छा और अपनी ऊर्जा से परिवेश को समृद्ध करने का भाव मानव के सभी कार्य व्यवहारों को नियंत्रित करता है। अतः आध्यात्मिक साधना में लीन और वैचारिक क्षमता से हीन व्यक्ति भी किसी न किसी स्तर पर कर्मलीन रहते हैं। गीता में कृष्ण कहते हैं, यदि तुम स्वेच्छा से कर्म नहीं करोगे तो प्रकृति तुमसे बलात् कर्म कराएगी। बलात् मतलब बल से काम कराएगी। जीव मात्र के कल्याण की भावना से पोषित कर्म पूज्य होता है। इस दृष्टि से जो राजनीति के माध्यम से मानवता की सेवा करना चाहते हैं उन्हें उपेक्षित नहीं किया जा सकता। यदि वे उचित भावना से कार्य करें तो वो अपने कार्यों को आध्यात्मिक स्तर तक उठा सकते हैं। यह समय की पुकार है। जो राजनीति में प्रवेश पाना चाहते हैं वह यह कार्य आध्यात्मिक दृष्टिकोण लेकर करें और दिन प्रतिदिन आत्मविश्लेषण, आत्मदृष्टि, सतर्कता और सावधानी के साथ अपने आप का परीक्षण करें, जिसमें वे सन्मार्ग से भटक न जाएं। राजेंद्र प्रसाद के अनुसार सेवक के लिए हमेशा जगह खाली पड़ी रहती है। उम्मीदवारों की भीड़ सेवा के लिए नहीं हुआ करती, भीड़ तो सेवा के फल के बंटवारे के लिए लगा करती है, जिसका ध्येय केवल सेवा है, सेवा का फल नहीं। उसको इस धक्का मुक्की में जाने की और इसे होड़ में पड़ने की कोई जरूरत नहीं। तो ये हम जब इसको पढ़ेंगे ध्यान से तो समझेंगे, और जब समझ लेंगे तभी इसके हम उत्तर कर पाएंगे। इसलिए जब भी आपके सामने गद्यांश, कोई भी गद्यांश आए तो बहुत ही केयरफुली उसको रीड करिए, कोई जल्दबाजी नहीं तो आप उत्तर नहीं कर पाएंगे उसके। चलिए क्या पूछ रहा है पहला क्वेश्चन? कर्म से मुक्ति संभव क्यों नहीं है? क्योंकि कर्म ही ऊर्जा का साधन है, क्योंकि कर्म ही श्रेष्ठ है, क्योंकि कर्म करना आवश्यक है, क्योंकि कर्म से कोई मुक्त नहीं है। तो यहां पर अगर हम गद्यांश के अकॉर्डिंग चले तो इसका आंसर है पहला वाला, क्योंकि कर्म ही ऊर्जा का साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सच्चे सेवक की पहचान क्या है? वह हमेशा भरी हुई जगह को भर देता है, वह हमेशा खाली पड़ी जगह को भर देता है,
वह सच्ची सेवा करता है, वह सेवा नहीं करता। यहाँ पर जो लास्ट वाला जो था पैरा उसमें दिया गया है, वह हमेशा खाली पड़ी जगह को भर देता है। थर्ड हमसे क्या पूछ रहा है, मनुष्य स्वयं को आध्यात्मिक स्तर तक कब उठा सकता है? जब वह स्वेच्छा से कर्म करता है, जब वह कल्याण की भावना से मानवता की सेवा नहीं कर सकता, जब वह कल्याण की भावना से मानवता की सेवा कर सकता है, जब वह स्वेच्छा से कर्म नहीं करता। तो गद्यांश के अकॉर्डिंग इसका थर्ड वाला आंसर एकदम सही है, जब वह कल्याण की भावना से मानवता की सेवा करता है। प्रकृति हमसे कब बलात् कर्म कराती है? बलात् मतलब बलपूर्वक कब कर्म कराती है? जब वह स्वेच्छा से कर्म नहीं करते, जब वह स्वेच्छा से कर्म करते हैं, जब वह आध्यात्मिक साधना में लीन होते हैं, जब वह सेवा कार्य करते हैं। तो गद्यांश करनी, जब व्यक्ति स्वेच्छा से वर्क नहीं करते यानी काम नहीं करते, तब प्रकृति बलात् कर्म कराती, यानी प्रकृति बलपूर्वक उनसे वो कार्य कराती है। किस प्रकार का कर्म पूज्य हो जाता है? जो पूजनीय होता है, जिसमें जीव मात्र की कल्याण भावना निहित होती है, जिसमें जीव मात्र की कल्याण भावना निहित नहीं होती, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें है सेकंड वाला आपका सही है, जिसमें जीव मात्र की कल्याण भावना निहित होती है, यानी कि जिस प्रकार के कर्म पूजन उसको होती है जिसमें हम दूसरों की सेवा में पूरी तरीके से तत्पर रहते हैं। तो इस तरीके से हमने अपना दूसरा गद्यांश भी खत्म किया। अब नेक्स्ट हमारा जब शुरू हो रहा है थर्ड वाला, क्या पूछते हैं, ये हमारा आता है व्याकरण पोर्शन। ठीक है, व्याकरण में जो हमारे 4 टॉपिक हैं उसमें उनसे ये लिया गया है। तो पहला हमारा किस पे आ रहा है? शब्द और पद पे। क्या भाग्य की मारी तुम कब कहां जाओगी में कौन सा पदबंध है? ठीक है, तो ये पदबंध जो दिया गया है, ये क्या पदबंध दिया? भाग की मारी में कौन सा पदबंध है? तो ये तुम कहां जाओगी, ये जो पदबंध दिया गया है तुम शब्द में, ये अंडरलाइन हमारा रहेगा। तो ये हमारा होता है आपका सर्वनाम पदबंध। ठीक है, ये अंडरलाइन रहेंगे आपके सामने, जब भी पदबंध पूछे जाएंगे आपके सामने ये अंडरलाइन रहेंगे। तो इसमें तुम जो है वो अंडरलाइन है और उसका पदबंध आपको बताना है, वो क्या रहेगा? सर्वनाम पदबंध। फिर क्या है? किस वाक्य में रेखांकित पदबंध क्रिया पदबंध नहीं है? ठीक है, क्रिया नहीं है, ये ध्यान देना है। बच्चा दौड़कर आया, बच्चे खेल रहे हैं, उसने आज ही पत्र लिखा है, मुझे सुनाई पड़ रहा है। तो ध्यान दीजिए, इसमें दौड़कर आना जो है ये हमारा एकदम सही है। क्यों सही है, हम आपको पहले नीचे वाले एक्सप्लेन करते हैं तब हम बताते हैं। क्या है? बच्चे खेल रहे हैं, खेलना क्रिया है, अपने आप में क्रिया है। ठीक है, रहे हैं वो सहायक क्रिया है। तो खेल रहे हैं ये पूरा क्रिया पदबंध है। फिर दूसरा, उसने आज ही पत्र लिखा है, लिखना भी क्रिया है। फिर मुझे सुनाई पड़ रहा है, सुनना क्या है? जो है वो क्रिया है, हम यहां पर सुन रहे हैं। लेकिन दौड़ कर आया, यहां पर आया क्रिया है, लेकिन ये जो है ये क्रिया विशेषण है। दौड़ कर आना, दौड़ कर जो है वो क्रिया विशेषण है और आया हमारा क्रिया है। इसलिए हमारा ये पहला वाला एकदम सही है कि यहां पर दौड़ कर जो है वो क्रिया पदबंध नहीं है। फिर वाक्य में कितने प्रकार के पदबंध होते हैं? वाक्य में 5 प्रकार के पदबंध होते हैं आपके। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण और विशेषण, ये 5 क्रिया आपके पदबंध होते हैं। फिर रेखांकित पदबंधों में से कौन सा सर्वनाम पदबंध का उदाहरण नहीं है? यानी सर्वनाम का नहीं है, याद रखिएगा, सर्वनाम का में नहीं छाटना, जो सर्वनाम का नहीं है हमें वो छाटना। पहला, बच्चे घर के पास खेल रहे हैं। अब ये जो घर के पास जितना ये शब्द जितना रेखांकित है, हमें इस पे ध्यान देना है। याद रखिएगा, उसमें
कोई भी सर्वनाम नहीं। तो ये जो पहला वाला है इसमें कोई भी सर्वनाम शब्द नहीं है। अब नीचे वाले देखते हैं, मौत से जूझने वाला वह, यहां पर ये वह जो है सर्वनाम है। कक्षा में शोर मचाने वाले तुम, यहां पर तुम सर्वनाम पदबंध है। मेरे बचपन का साथी, तो यहां पर मेरे जो है वो क्या है, सर्वनाम है। तो ये जितने भी इसमें हमने लिखे, इसमें ये 3 जो हैं ये सर्वनाम आ रहे हैं, जबकि घर के पास जो है वो हमारा सर्वनाम नहीं है। इसलिए इसका सही आंसर क्या है, ए, आपका पहला वाला। तो अब इसका 5th देखिए, किस वाक्य का रेखांकित पदबंध संज्ञा पदबंध है। ठीक है, संज्ञा पदबंध है। ठीक है, अब इसको हम कैसे देखेंगे, शरारत करने वाले बच्चों की कोई कमी नहीं है। दूसरा है, मैं बहुत टहलने जाता हूं, तो टहलने जाता हूं तो ये तो क्रिया है, तो यहां पर नहीं होगा। मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, तो भूख लगना यहां तो विशेषण हो गया, नहीं। बच्चा पढ़कर सो गया, तो पढ़कर भी हमारा क्रिया विशेषण हो गया। फिर शरारत करने वाले बच्चों, तो यहां पर क्या है, ये देखो बच्चों जो है ये हमारा संज्ञा पदबंध है। इसलिए ये हमारा पहले वाला एकदम सही है और बाकी गलत है। तो इस तरीके से हमने 3rd क्वेश्चन सॉल्व किया। अब हमारा 4th क्वेश्चन हमसे क्या क्या है पूछ रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 4 के, यानी कि 4-4 क्वेश्चन आपको 5-5 दिए जा रहे हैं और आपको सिर्फ उसमें से 4 करने हैं। तो अब पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, सच बोलने वाले व्यक्ति को कोई डरा नहीं सकता। मिश्रित वाक्य, इसका मतलब क्या है, इन सभी में से मिश्रित वाक्य कौन सा है। ठीक है, इसको ये आपका दिया है सरल वाक्य में, सच बोलने वाले व्यक्ति को कोई डरा नहीं सकता। इसमें से मिश्रित वाक्य आपको ढूंढना है कि कौन सा इसमें मिश्रित वाक्य। पहला है, जो व्यक्ति सच बोलता है उसे कोई डरा नहीं सकता, तो ये एकदम सही है। दूसरा, तब भी हम नीचे वाले एनालाइज करेंगे, वे सच बोलने वाले व्यक्ति हैं और उन्हें कोई डरा नहीं सकता, और लगने के कारण ये हमारा क्या हो गया, संयुक्त वाक्य हो जाता है, इसलिए ये गलत है। सच बोलने वाले व्यक्ति को कोई, ये तो सरल ही बन गया, उन्हें कोई डरा नहीं सकता इसलिए वे सच बोलते हैं, ये जो है सेंटेंस ही सही नहीं है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या है, पहला वाला, जो व्यक्ति सच बोलता है उसे कोई डरा नहीं सकता। फिर क्या है, पंडित जी ने सूचित किया कि कल मंदिर नहीं खुलेगा। अब पंडित जी ने सूचित किया कि कल मंदिर नहीं खुलेगा, तो ये हमें साफ दिखाई दे रहा है कि ये मिश्रित वाक्य है। ठीक, और इसका सरल वाक्य इसमें से हमें ढूंढना है, इसमें सरल वाक्य कौन सा होगा। जब मंदिर नहीं खुला तब पंडित जी ने सूचित किया, ये तो मिश्रित वाक्य बन गया। नहीं, पंडित जी ने सूचित किया पर मंदिर नहीं खुला, नो, ये तो संयुक्त वाक्य में आ गया, ये भी गलत है, ये भी गलत है। पंडित जी ने कल मंदिर ना खुलने के लिए सूचित किया, ये वाला सही लग रहा है। जब पंडित जी सूचित करेंगे तब मंदिर खुलेगा, ये भी मिश्रित वाक्य का ही है, तो यहां पर हमारा ये 3rd वाला एकदम सही है। यहां पर क्या है, 3rd हमारा पूछ रहा है कि जब हम यात्रा पर जाएंगे होटल में ठहरेंगे, संयुक्त वाक्य इसमें से कौन सा है। यात्रा पर जाकर होटल में ठहरेंगे, ये तो एक हमारा सरल वाक्य हमें दिख रहा है, नहीं। हम यात्रा पर जाकर होटल में ठहरेंगे, ये भी सरल वाक्य का ही आ रहा है। हम यात्रा पर जाएंगे और होटल में ठहरेंगे, ये मुझको सही लग रहा है, ये वाला हो सकता है। यात्रा पर जाओ तो होटल पे ठहरो, तो यात्रा पर जाओ, तो ये तो मिश्र वाक्य का पहले ही हो गया, मतलब वो बोल रहा है यात्रा पर जाओ, तो ये भी हमारा गलत है, यानी कि सही कौन सा है, हमारा 3rd वाला। निम्नलिखित वाक्यों में से मिश्रित अथवा मिश्र वाक्य की पहचान कीजिए, मतलब मिश्रित वाक्य कौन सा है, हमें ये पहचानना है। मेरा वह स्कूटर चोरी हो गया जो मैंने कल ही खरीदा था। दूसरा, कल खरीदा हुआ मेरा स्कूटर चोरी हो गया, कल खरीदा हुआ, ठीक है, लेकिन ये सही नहीं आ रहा है। मेरा खरीदा हुआ स्कूटर चोरी हो गया है कल, ये भी वाक्य नहीं। ये ध्यान रखना है
कि वो आपको संयुक्त वाक्य तीनों देंगे, लेकिन वाक्य हमें कौन सा सही बैठ रहा है, हमें ये ऑप्शन देखना है कि शुद्ध वाक्य कौन सा बन रहा है। मैंने कल स्कूटर खरीदा और वह चोरी हो गया, ये तो संयुक्त वाक्य है। लेकिन जब हम पहला वाला वाक्य पढ़ रहे हैं, मेरा वह स्कूटर चोरी हो गया जो मैंने कल ही खरीदा था, ये एकदम शुद्ध भाषा में लिखा हुआ मिश्र वाक्य है। इस तरीके से हम देखेंगे। फिर नेक्स्ट, काली कमीज पहने हुए बच्चे को बुला लाओ। अब हमें यहां क्या देखना है, मिश्र वाक्य क्या है, इसमें से इस वाक्य का मिश्र वाक्य कौन सा सही है। पहला, उस बच्चे को बुलाओ जो काली कमीज पहने हुए है। दूसरा, जब काली कमीज पहन लेना तो उस बच्चे को बुला लेना, ये तो मतलब ही बदल गया, तो ये तो है ही नहीं। काली कमीज पहनो और उस बच्चे को बुलाओ, नहीं, ऐसा भी नहीं, ये तो मतलब ही चेंज है। यदि बच्चे ने काली कमीज पहनी हो तो उसे बुलाओ, ये भी गलत है। तो सही क्या है, उस बच्चे को बुलाओ जो काली कमीज पहने हुए है, क्योंकि यहां बोला जा रहा है उस बच्चे को बुलाइए जिसने काली कमीज पहन रखी है, तो यहां पर ये पहला वाला सही है। तो अब हम अपने नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन पे आ रहे हैं। फिफ्थ क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं चार के उत्तर दीजिए। ये हमारे समास आ गए। तो पहला हमारा क्या दिया है प्रसंगानुसार, ठीक है। इसका हमें विग्रह करना है समास का, और सही समास खोजना है कि ये क्या आ रहा है। प्रसंगानुसार, प्रसंग के अनुसार, ठीक। दूसरा है प्रसंग और अनुसार, यहां नहीं है। अनुसार, याद रखिए, प्रसंग और अनुसार गलत नहीं, हम क्या बोलते हैं, आपको अनुसार शब्द इसके ऐसा जैसे इसके जैसा होना चाहिए, तो और तो आएगा नहीं, ये तो गलत है। प्रसंग अनुसार, ये भी नहीं, ये भी सही गलत है। प्रसंग अथवा अनुसार, ये भी गलत है। क्या है, प्रसंग के अनुसार, और यहां पर ये के लगने के कारण, जब यहां पर के लगा है तो ये किसका हो जाएगा, आपका आएगा संबंध कारक। संबंध तत्पुरुष समास, संबंध आपका क्या रहता है, संबंध कारक की पहचान रहती है का, की, के, रा, री, रे। तो के लगने के कारण हम यहां पे लिख सकते हैं कि ये संबंध तत्पुरुष समास है। ये वाला हमारा एकदम सही है और बाकी गलत है। फिर क्या है, महात्मा, अब इसका भी हमें विग्रह करना है और सही समान ढूंढना है। महान है जो आत्मा अर्थात पुरुष विशेष, ये तो सही नहीं है। पहला हमें सही लिख रहा, महान है जो आत्मा, लेकिन अर्थात पुरुष विशेष, इट्स अ रॉन्ग, ये गलत है। वो इसलिए गलत है, जब हम इस तरीके से विग्रह करेंगे तो फिर यहां पर बहुव्रीहि समास आना चाहिए, ना कि कर्मधारय समास। फिर महान आत्मा वाला, अगर हम महान आत्मा वाला भी कर रहे हैं तो वो यहां पर अव्यय भाव नहीं आएगा, इसलिए ये गलत है। महान आत्मा तत्पुरुष समान, जब हम महान आत्मा तत् करें तो यहां पर कोई भी एक विभक्ति जुड़ी होनी चाहिए, किसी भी कर्ता की विभक्ति जुड़ी होनी, कारक की विभक्ति जुड़ी होनी चाहिए, लेकिन यहां पर कोई विभक्ति नहीं है और तत्पुरुष समास दे रहा है, इसलिए ये गलत है। फिर क्या है नेक्स्ट, महान है जो आत्मा अर्थात कर्मधारय, ये एकदम सही है, क्योंकि इन्होंने पहले भी यही लिखा था, महान है जो आत्मा अर्थात, अगर ये यहां तक लिखते और इसके आगे कर्मधारय रहता तो सही था, लेकिन अर्थात पुरुष विशेष जोड़ देने पर यह बहुव्रीहि समास बन जाता है, ठीक है। जब हम बात कर रहे हों, जब हम विग्रह करने के बाद बात करना, हमारा इशारा किसी तीसरे व्यक्ति की तरफ हो, वहां पर वो बहुव्रीहि समास हो जाता है। लेकिन जब हम विशेषण और विशेष्य दोनों साथ दे रहे हैं तो वहां पर हमारा क्या होता है, सिर्फ कर्मधारय समास, जैसे यहां दिया है महान है जो आत्मा, यानी कि कर्मधारय समास। फिर है नवरात्रि, नव की रात, ये तो कोई विग्रह ही नहीं है, ये तो गलत है। 9 रातों का समूह एकदम सही है, लेकिन वो द्वंद्व समास नहीं होगा। द्वंद्व समास में तो हम और शब्द लगाते हैं, इसलिए ये गलत है। नई रात्रि, ये तो विग्रह ही गलत है, आगे हम कहां जाएं। 9 रात्रियों का समाहार द्विगु समास, जहां पर पहला पद संख्यावाची हो वो हमारा द्विगु समास होता है। उसका विग्रह हम हमेशा कैसे करते हैं, जहां पर समूह या समाहार शब्द, जैसे हम चौराहा बोलते हैं, जहां पर हम बोलेंगे 4 राहों का समूह,
तो उसी तरीके से आएगा नवरात्रि का क्या होगा, नवरात्रियों का समाहार यानी कि द्विगु समास। फिर क्या है, इस समास में पूर्व पद व उत्तर पद की उपेक्षा कोई अन्य पद प्रधान होता है। जहां पर हमारे सामने जब पूर्व पद उत्तर पद होता है, उन दोनों की प्रधानता ना होके हम किसी तीसरे की तरफ इशारा कर रहे होते हैं, वो हमारा होता है बहुव्रीहि समास। वही पूछा है, इस समास में पूर्व पद की उपेक्षा कोई दूसरा अन्य पद प्रधान होता है, मतलब किसी और की तरफ देते हैं। जैसे हम बोलते हैं दशानन, तो दशानन क्या कहते हैं, 10 सर हैं जिसके, अर्थात रावण, इस तरीके से बोलते हैं हम। लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, अर्थात गणेश, ठीक है। गजानन, गज के समान आनन है जिसका, अर्थात गणेश। तो ये हम जब करते हैं, जब उसका विग्रह करते हैं, मगर उसका जो उसके तरफ तीसरा कोई पद प्रधान होता है, वो हमारा रहता है बहुव्रीहि समास। तो इसका क्या सही उत्तर है, हमारा सेकंड वाला। फिर है संसार सागर, संसार है जो सागर, कर्मधारय समास। विग्रह सही दिया है, लेकिन संसार है जो सागर गलत है, ये नहीं होगा। दूसरा क्या है, संसार रूपी सागर, ये सही है, और कर्मधारय समास होगा, बिल्कुल सही है, क्योंकि यहां पर विशेषण और विशेष्य दोनों ही साथ में हैं, इसलिए यहां पर जहां पर पूर्व पद और उत्तर पद दोनों में विशेषण और विशेष्य साथ हो, वहां पर हमारा कर्मधारय समास होता है। और उसका इसी तरीके से हम विग्रह करते हैं, संसार रूपी सागर। संसार और सागर गलत है, अगर हम और लगाते हैं तो वहां पर द्विगु समास होता है, सॉरी द्वंद्व समास होता है। संसार के समान सागर, अगर हम के समान कर रहे हैं तो कर्मधारय समास नहीं होगा, ये विग्रह ही गलत है। तो हमारा यहां पर सेकंड वाला एकदम सही बैठता है। फिर क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 4 के उत्तर दीजिए। टोह में रहना, अब हमारे पास मुहावरे आए हैं, हमें इसका अर्थ खोजना है। जानकारी लेने की कोशिश करना, घर में छिपकर रहना, जंगल में रहना, गुफा में छिपकर रहना। टोह लेना मतलब चलो जरा आज वहां चौराहे तक टोह लेके आते हैं, आज वहां चल क्या रहा है, मतलब हम वहां तक जा रहे हैं जानकारी लेने के लिए। तो इसका सही आंसर क्या है, जानकारी लेने की कोशिश करना, ये इसका एकदम सही उत्तर है। हरिहर काका की संपत्ति पर उसके भाई डैश जमाए बैठे हैं, यहां पर डैश है, डैश जमाए बैठे हैं। क्या जमाए बैठे थे आपके हरिहर काका पे, गिद्ध की दृष्टि, कड़ी नजर, नजर लगाए, नजर बिठाए। तो इसमें से मुहावरा क्या है, गिद्ध की दृष्टि जमाए बैठे थे, कि मतलब कैसे हरिहर काका को वश में करके उनकी सारी संपत्ति हड़प ली जाए, ऐसा उन लोगों ने करके रखा था ना। तो ये हमारा पहला वाला सही होगा। स्थायी रूप से रहना, डेरा बांधना, घर बनाना, डेरा डालना, मकान बनाना। इस जो स्थायी रूप से रहने का क्या मतलब होता है, हम कहीं पर घर बनाकर रह रहे हैं, तो यहां पर क्या होगा, इसका मतलब है, अर्थ है घर बनाना, यानी हम कहीं पर घर बनाए। डेरा डालना तो आपका टेम्परेरी होगा, परमानेंट क्या होता है, हम घर बना के रहते हैं। सस्ता सौदा, सस्ता सामान मिलना, खरीदारी करना, कम पैसे खर्च करना, ज्यादा लाभ उठाना। सस्ता सौदा का मतलब है कि हम जहां पर ज्यादा लाभ उठा लें, ऐसा नहीं कि कोई सामान हमने सस्ता सौदा कर लिया, यानी कि हमने लाभ उठा लिया, ज्यादा लाभ उठाना, ये इसका सही अर्थ होगा। फिर क्या है, इतना रुपया व्यर्थ करना ठीक नहीं है, यह तो तुम्हारे पिताजी की डैश है। क्या है, कड़ी कमाई है, व्यर्थ कमाई है, गाढ़ी कमाई है, काली कमाई है, मतलब फालतू काम नहीं, क्योंकि तुम्हारे पिताजी की गाढ़ी कमाई है, उन्होंने बहुत मेहनत करके इकट्ठा करी है। तो यहाँ क्या होगा, गाढ़ी कमाई है। तो अब हमने अपने मुहावरे खत्म किए। अब हमारे सामने क्या आया, पद्यांश। ठीक है, क्या है, उड़ गया अचानक लो भूधर, भड़का अपार वारिद के पर,
रव शेष रह गए निर्जर, है टूटा पहाड़ भू पर अंबर, धस गए धरा में समय शाल, उठ रहा धुओं जल रहा ताल, न्यो जलद यान में विचर विचर, था इंद्र खेलता इंद्रजाल। यहाँ पर हमारा ये पठित गद्यांश है, हमारी पुस्तक जो से लिया गया है, हम सभी ने पढ़ा है। इसके लिए आप हमारे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं जहां पर हमने इसके वीडियो बनाए हुए हैं इनका व्याख्या करते हुए। तो अब हम इससे पूछे गए सवाल देखते हैं कि क्या है। बादलों के विमान में कौन घूम रहा है? बादल, पानी, इंद्र, आकाश। इंद्र भगवान जो बताया गया है कि इंद्र जो है वो बादलों के विमान में घूम रहे हैं। पर्वत एक टक किसे निहार रहे हैं? आकाश को, पानी को, झरने को, प्रकृति को। तो वहां पे पर्वत किसको निहार रहे थे? आकाश को। आकाश को एक टक निहार रहे थे। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? रव रेश रह गए निर्झर का क्या तात्पर्य? सब कुछ शांत हो जाना, बारिश का होना, सब कुछ समाप्त हो जाना, केवल पानी की आवाज का रह जाना। तो यहाँ पर रव रेश रह जाना मतलब रव का मतलब सुनाई देना, यानी कि सिर्फ पानी की आवाज का रह जाना, सिर्फ इतना ही। ये हमारा यहाँ पर आ गया। फिर हमारा फोर्थ क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि तालाब के ऊपर धुएं का उठना किसका प्रतीक है? ताल के जलने का, धुंध छाने का, जादू के खेल का, इंद्र के घूमने का। धुंध, जो धुआं छाया है वो किस लिए छाया था? धुंध की वजह से। तो ये यहां हमने गद्य खत्म किया। अब हमारा नेक्स्ट, तो इस क्वेश्चन में हमारे सामने एक गद्यांश आ गया। ये गद्यांश हमारा क्या है? पठित गद्यांश है, यानी कि पढ़ा हुआ गद्यांश है। क्या पूछ रहा है? दुनिया कैसे वजूद में आई? पहले क्या थी? किस बिंदु से इसकी यात्रा शुरू हुई? इन प्रश्नों के उत्तर में विज्ञान अपनी तरह से देता है, धार्मिक ग्रंथ अपनी अपनी तरह से। संसार की रचना भले ही कैसे हुई हो, लेकिन धरती किसी एक की नहीं है। पंछी, मानव, पशु, नदी, पर्वत, समंदर आदि की इसमें बराबर की हिस्सेदारी है। यह और बात है कि इस हिस्सेदारी में मानव जाति ने अपनी बुद्धि से बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी हैं। पहले पूरा संसार एक परिवार के समान था, अब टुकड़ों टुकड़ों में बंटकर एक दूसरे से दूर हो चुका है। पहले बड़े बड़े दालानों, आंगनों में सब मिलजुल कर रहते थे, अब छोटे छोटे डिब्बे जैसे घरों में जीवन सिमटने लगे हैं। बढ़ती हुई आबादियों ने समंदर को पीछे सरकाना शुरू कर दिया है, पेड़ों के रास्तों को हटाना शुरू कर दिया है। फैले हुए प्रदूषण ने पंछियों को बस्तियों से भगाना शुरू कर दिया है। बारूदों की विनाश लीला ने वातावरण को सताना शुरू कर दिया है। अब गर्मी से ज्यादा गर्मी, बेवक्त की बरसातें, जलजले, सैलाब, तूफान और नित नए रोग मानव और प्रकृति के इसी असंतुलन के परिणाम है। नेचर की सहन शक्ति की एक सीमा होती है। नेचर के गुस्से का एक नमूना कुछ साल पहले बंबई यानी मुंबई में देखने को मिला। यह नमूना इतना डरावना था कि बंबई निवासी डरकर अपने अपने पूजा स्थल में अपने खुदाओं से प्रार्थना करने लगे। तो ये सभी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, इसी से डिपेंड आधारित क्वेश्चन हमसे पूछे जा रहे हैं। क्या है पहला क्वेश्चन? पूरे संसार को टुकड़ों में किसने बांट दिया है? पशुओं ने, मनुष्य ने, विज्ञान ने, धर्म ने। तो यहां पर किसने बांटा है? मनुष्य ने। मनुष्य ने उसको टुकड़ों में बांट दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? पंछियों को बस्तियों से किसने भगाया? मानव ने, विज्ञान ने, तूफान ने, प्रदूषण ने। तो यहाँ किसने भगाया? प्रदूषण ने जो है वो पंछियों को हटा दिया। मानव जातियों ने कब्जा कर लिया तो प्रदूषण बढ़ गया। प्रदूषण बढ़ने के कारण क्या हुआ कि पंछी जो है वो अपना जगह छोड़ के भाग गए। थर्ड क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? मानव और प्रकृति के असंतुलन का परिणाम क्या नहीं है? गर्मी से अधिक गर्मी, संसार की रचना, वातावरण की बर्बादी, प्राकृतिक आपदाएं। तो क्या है? मानव और प्रकृति के असंतुलन का परिणाम क्या नहीं है, मतलब इन दोनों ने जो असंतुलन पैदा किया उसका परिणाम क्या नहीं। गर्मी से गर्मी अधिक की तो असंतुलन का प्रभाव है, वातावरण की बर्बादी, प्राकृतिक आपदाएं, ये सभी मनुष्य की असंतुलन का प्रतीक है। तो यहाँ पर क्या? संसार की रचना तो ईश्वर ने की है, यहाँ पर ये उसका प्रतीक नहीं है। इसलिए सही आंसर हमारा सेकेंड वाला है।
फोर्थ हमसे क्या पूछता है, बंबई निवासी अपने अपने पूजा स्थलों में प्रार्थना क्यों करने लगे? प्राकृतिक आपदा से बचने के लिए, उन्हें धर्म पर विश्वास था, अन्य जीव जंतुओं को बचने के लिए, संसार के टुकड़ों में बांटने के लिए। प्राकृतिक आपदा से बचने के लिए वो लोग अपने अपने धर्म स्थलों में जाकर छिप गए थे। फिर क्या, बढ़ती हुई आबादी ने क्या करना शुरू किया? दीवारें खड़ी करना, प्रकृति में असंतुलित करना, सैलाब और तूफान लाना, दुनिया के वजूद की खोज। यहां पर क्या किया था बढ़ती हुई आबादी ने? प्रकृति को असंतुलित करना शुरू कर दिया था। प्रकृति असंतुलित हुई तभी जो है प्राकृतिक आपदाएं आना शुरू हो गई थी। अब क्वेश्चन नंबर 9 हमसे क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। दो अंग्रेज बैठे बातें कर रहे थे, यानी कि आपके सामने एक गद्यांश आया है, फिर से पठित गद्यांश आया है, आपको इसके आधार पर क्वेश्चन देने हैं। कर्नल कॉलिंज एक लेफ्टिनेंट, खेमे के बाहर चांदनी छिटकी हुई है और अंदर लैम्प जल रहा है। याद है, ये कहीं हमारा एकांकी पढ़ा हुआ था, ये वही वाला दिया है। कर्नल, जंगल की जिंदगी बड़ी खतरनाक होती। लेफ्टिनेंट, हफ्तों हो गए यहाँ खेमा डाले, सिपाही भी तंग आ गए हैं। वे वाजिर अली ये आदमी है या भूत? हाथ ही नहीं लगता। कर्नल, उसके अफसाने सुन के रॉबिन हुड के कारनामे याद आ जाते हैं। अंग्रेजों के खिलाफ उसके दिल में किस कदर नफरत है। कोई 5 महीने हुकूमत की होगी, मगर इन 5 महीने में वो अवध के दरबार को अंग्रेजी असर से बिल्कुल पाक कर देने में तकरीबन कामयाब हो गया। लेफ्टिनेंट, कर्नल कॉलिंज ये सादत अली कौन है? सादत अली कौन है? कर्नल, आसिफुद्दौला का भाई है, वाजिर अली का और उसका दुश्मन। असल में नवाब आसिफुद्दौला के यहाँ लड़के की कोई उम्मीद नहीं थी। वाजिर अली की पैदाइश को शहादत अली ने अपनी मौत ख्याल किया। तो ये हमारा पठित गद्यांश है, उसमें से दिया गया है आपका। तो ये हमने दिया था, आपको बताया था वाजिर अली का जो हमने चैप्टर पढ़ाया था, किस तरीके से वो जंगल में छिपके रह रहा था, कैसे उसने आकर खेमे में आकर उनसे गोलियां ली और चला गया। ये पूरा हमने आपको पढ़ाया हुआ है, इसके लिए आप हमारे प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। तो उसी का गद्यांश दिया और उसी पे आधारित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है, हम देखते हैं। कर्नल ने जंगल में खेमा क्यों डाला था? वाजिर अली को पकड़ने के लिए, शहादत अली की सुरक्षा के लिए, कैंप के लिए, अंग्रेजों। तो वो वाजिर अली को पकड़ने के लिए जंगल में आया था। तो ये पहला वाला हमारा एकदम सही है। तो सेकेंड हमसे क्या पूछ रहा है, कौन रॉबिन हुड की याद दिलाता है? कर्नल कॉलिंज, शहादत अली, वजीर अली या सिपाही? तो यहाँ पर वजीर अली रॉबिन हुड की याद दिलाता है, जो कि हमारे लेफ्टिनेंट बोल रहे थे, लेफ्टिनेंट ने। फिर नेक्स्ट, खेमे के बाहर किसकी रोशनी है? चांद की, लैंप की, बल्ब की या सूरज की? तो यहां पर किसकी रोशनी है? चांद की। चांद की रोशनी फैली हुई थी, पहले ही दिया हुआ था, सबसे पहले ऊपर दिया हुआ था कि चांद की रोशनी चारों तरफ फैली हुई थी। फिर फोर्थ क्वेश्चन, महीनों से कर्नल ने जंगल में कब से खेमा डाला हुआ था? महीनों से, वर्षों से, कुछ दिन पहले या हफ्तों से? हफ्तों से। वो बोल रहे थे ना कि लेफ्टिनेंट की हमने हफ्तों से यहां पर डाला है, मगर वाजिर अली है कि हाथी ने आता, आदमी है या भूत? तो वहां पर दिया था कि हफ्तों से उन्होंने खेमा डालकर रखा हुआ है। अवध से अंग्रेजों को वजीर अली ने कितने दिनों में लगभग हटा दिया था? उसने कितने? 5 महीने शासन किया था। तो 5 महीने में उसने अंग्रेजों को अवध के शासन से लगभग साफ कर दिया था। तो यहां पर हमने अपने वस्तुपरक प्रश्न खत्म किए, यानी कि हमने खंड आ खत्म किया। अब हमारा क्या शुरू हो रहा है? खंड बा, यानी वर्णात्मक। इसमें क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाएंगे, उनकी वॉल्यूम्स दी जाएंगी, आपको उसी के अकॉर्डिंग इसका उत्तर देना है। तो पहला क्या इन्होंने दिया, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 25 से 30 शब्दों में लिखने। तो याद रखिए 25 से 30 शब्द आपको काउंट करने की जरूरत नहीं है। आप अभी ऐसा करिए, एक कॉपी लीजिए, उसमें अपनी राइटिंग जो भी आप बनाते हैं उसे लिखिए। 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 6 लाइन, कितने में आपके 30 शब्द आ जाते हैं ये आप देखिए। ठीक है,
जो उतने ही लाइंस में आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो ये सब चीजें आपको पहले से काउंट करके रखनी है कि आप पता लगा आपने एग्जाम में क्वेश्चन लिखा, आंसर लिखा, फिर आप उसमें वर्ड्स गिन रहे हैं, नहीं, आपको देखना है कि 3 लाइंस में आ रहा है कि 4 लाइंस में आपका 25 से 30 शब्द आ रहे हैं। ये आपको अपनी राइटिंग के अकॉर्डिंग डिसाइड करना है। तो उसके लिए आपको पहले ये चीज तय करनी होगी। लिखिए और देखिए कि आपकी वर्ड ये कितनी लाइंस में आ रहे हैं। तो इसमें 25 से 30 शब्दों का मेन ध्यान रखिएगा। इतने ही शब्द होने चाहिए, ज्यादा नहीं और कम नहीं। नेक्स्ट, आशय स्पष्ट कीजिए। इम्तिहान पास कर लेना कोई बड़ी चीज नहीं है, असल चीज है बुद्धि का विकास। इस चीज का मतलब क्यों बोला गया था ये आपको लिखना है। इन सभी क्वेश्चन के आंसर्स मैं अपने प्रीवियस वीडियोस में आपको बता चुकी हूं। इन सभी के आंसर्स आप हमारे प्रीवियस वीडियोस में चैप्टर से रिलेटेड देख सकते हैं और अपनी हमारी हेल्प ले सकते हैं। तो देखिए क्या है, वामीरो का मन भी तातारा की ओर आकर्षित हो गया। तातारा वामीरो की कथा के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक ने ग्वालियर से बंबई तक किन बदलावों को महसूस किया। अब कहां दूसरों के दुख में दुखी होने वाले पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो ये तीनों क्वेश्चंस आपको वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग आंसर देने हैं। ध्यान से पढ़िए, लिखिए। सिर्फ 3 क्वेश्चन दिए हैं, सिर्फ आपको इसमें से 2 करने हैं। जो आपको अच्छे से समझ में आया हो उनके आप उत्तर दीजिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर 60 से 70 शब्द में दीजिए। इसमें आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको ये करना ही करना है, मगर ये 60 से 70 यानी कि ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। ये लगभग आपका आधे पेज से ज्यादा में आएगा, मतलब मान के चलिए 9 से 10 लाइनों के लगभग आएगा आपका। मनुष्यता कविता के आधार पर लिखिए कि उदार व्यक्ति के कौन कौन से गुण उसे अलग पहचान देते हैं। अपने परिचितों में से किसी एक का उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए कि उसे उदार व्यक्ति कैसे कहा गया। मतलब मनुष्यता आपको पहले कविता के अकॉर्डिंग डिसाइड करना है, फिर आपके जीवन में अगर कोई ऐसा व्यक्ति है तो आपको उसके बारे में भी ये चीज बतानी है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 40 से 50 शब्दों में दीजिए। अब ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है। ये ध्यान रखिएगा कि जो हमने 25 से 3 जो हमारे 3 से 4 लाइनों में जा रहे थे, अब ये 5 से 6 लाइनों के लगभग उत्तर आएगा। वर्ड लिमिट्स का ध्यान आप अपनी राइटिंग के अकॉर्डिंग ही डिसाइड कर पाएंगे कि आप कितनी लाइन्स का लिखेंगे। फिर नेक्स्ट, विद्यार्थियों को अनुशासन में रखने के लिए सपनों के से दिन पाठ में अपनाई गई युक्तियों और वर्तमान में स्वीकृत मान्यताओं के संदर्भ में अपने विचार प्रकट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठाकुरवाड़ी के प्रति गांव वालों के मन में अपार श्रद्धा के जो भाव हैं उसे उनकी किस मनोवृत्ति का पता चलता है। हरिहर काका के पाठ के आधार पर है। टोपी शुक्ला पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि मित्रता को मजहब की दीवारों में कैद नहीं किया जा सकता। तो उस पाठ के अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना है ये चीज कैसे देनी है। तो बहुत ही केयरफुली इनके उत्तर दीजिए। कोई 2 प्रश्न देने, 2 के उत्तर देने हैं, 3 आपके सामने, जो आपको ठीक से समझ में आए वो लिखिए। बस वर्ड लिमिट्स का ध्यान रखिएगा। बहुत ज्यादा लिखने पर भी एग्जामिनर आपको कोई ज्यादा एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं देंगे। क्वेश्चन नंबर 13, अब क्या आया हमारे साथ, अनुच्छेद आया। जब हम अनुच्छेद लिखते हैं तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि उन्होंने जो टॉपिक दिया है, उन्होंने वो टॉपिक दिया, लेकिन आप उसे अपने मन के हिसाब से नहीं लिख सकते। उसे करना क्या, उन्होंने आपको इन 3 जो है बाउंडेशन में बांधा है। सिर्फ इन्हीं के बेसिस पे आपको उत्तर देना है। जैसे क्या दिया है, कंप्यूटर हमारा मित्र। आपका टॉपिक क्या है, कंप्यूटर हमारा मित्र। इस पे आपको लिखना है अनुच्छेद। तो कैसे लिखेंगे, कंप्यूटर क्या है, सबसे पहले आप ये लिखेंगे कुछ लाइंस का। फिर विद्यार्थियों के लिए इसका उपयोग क्या है और आपका सुझाव क्या है कि इसको और कितना अच्छा कैसे बनाया जा सकता है। तो ये सारी चीजें आपको लिमिट्स में बांध रही। इसके अलावा आप इस अनुच्छेद में कुछ और नहीं लिख सकते। फिर आता है शारीरिक शिक्षा और योग विषय पर दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर अनुच्छेद लिखिए। तो हमारा क्या है, टॉपिक हमारा क्या है, शारीरिक शिक्षा और योग। इसमें करना क्या है, शारीरिक शिक्षा का अर्थ एवं महत्व लिखना है। शारीरिक शिक्षा का क्या अर्थ होता है और क्या महत्व है, शारीरिक शिक्षा और योग क्या है ये लिखना है। फिर प्रभाव और अच्छे परिणाम, इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं हमारे जीवन पे और इसके क्या अच्छे परिणाम निकलते हैं, ये हमें चीज यहाँ पर स्पष्ट करनी है। फिर हमारा 3rd ऑप्शन इसी में आता है हमारे पास, जनसंख्या नियंत्रण। तो टॉपिक हमारा क्या है, जनसंख्या नियंत्रण, और संकेत बिंदु क्या है, जनसंख्या वृद्धि की समस्या, नियंत्रण की आवश्यकता क्यों है और नियंत्रण कैसे किया जा सकता है। बस
इन्हीं के आधार पर हमें उत्तर देना है। फिर नेक्स्ट 14th क्वेश्चन क्या है, आपके क्षेत्र का डाकिया पन्नों का वितरण बड़ी लापरवाही से करता है, इधर उधर फेंक कर चला जाता है, एक शिकायती पत्र मुख्य डाकपाल को लिखिए। मतलब जो पोस्टमैन है वो पत्रों को अच्छे से नहीं डाल रहा है, इधर उधर डाल के चला जाता है, जिससे बहुत प्रॉब्लम होती है लोगों को। तो आपको पोस्ट ऑफिस में पत्र लिखना है। फिर क्या है, अपने क्षेत्र के विद्युत विभाग अधिकारी को विद्युत बिल ठीक कराने के लिए पत्र लिखिए। मतलब आपके यहाँ जो बिजली का बिल आया है वो गलत आया है, तो उसे आप करना है। ध्यान रखिएगा औपचारिक पत्र है और इन पत्रों का फॉर्मेट अलग रहता है अनौपचारिक पत्रों से। तो फॉर्मेट के लिए आप हमारे जो है पत्र से रिलेटेड, जो फॉर्मेट से रिलेटेड वीडियोस हैं उनको आप सर्च करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है, विद्यालय में छुट्टी के दिनों में भी प्रातः काल में योग का अभ्यास कक्षाएं चलाने की सूचना देते हुए इच्छुक विद्यार्थियों द्वारा अपना नाम देते हुए सूचना पट के लिए एक सूचना लगभग 30 शब्दों में तैयार कीजिए। तो सूचना हमने आप लोग को पढ़ाया है, उसमें दिया है कि हम सूचना कैसे रेडी करते हैं। वो बहुत ही कम लिमिटेड शब्दों में रहती है, बहुत ही, तो हम उसको कैसे पोस्ट करते हैं आपको बताना है। टॉपिक आपका ये रहेगा। फिर नेक्स्ट क्या है, इसमें आपके पास ऑप्शन दिए हैं, दोनों में से आपको एक करना है। आप अपने विद्यालय की छात्र सभा के सचिव हैं और विद्यालय में दिवाली मेला आयोजित करवाना चाहते हैं, उससे संबंधित एक सूचना 40 से 50 शब्दों में दीजिए। तो जो आप महोत्सव कराना चाहते हैं उससे रिलेटेड आप 40 से 50 शब्दों का एक जो है सूचना तैयार करिए और उसको यहाँ पर लिखिए। तो आपको जो भी इसमें सरल लगे आप वो करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेस क्रीम विक्रेता के लिए एक विज्ञापन लगभग 25 से 50 शब्दों में बनाइए। तो विज्ञापन आपको हमने बताया है कि आपको एक बॉक्स में बनाना पड़ता है। प्रोडक्ट का बनाने के लिए जब भी आप बनाते हैं तो उसमें ऑफर्स, कुछ छूट, कुछ भी आप लोग मेंशन कर सकते हैं। पैसे दे का ऑफर है, उसके क्या लाभ होते हैं, ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। तो लगभग हम अपना पूरा पेपर खत्म करने के लिए आ चुके हैं। तो यहाँ पर हमारा जो लास्ट क्वेश्चन हमसे जो पूछ रहा है, बहुत ध्यान से, क्योंकि ये आर्टिस्टिक पूछा जा रहा है, तो बहुत ध्यान से हमें लिखना है। क्या दिया, पर्स विक्रेता है तो एक विज्ञापन लगभग 25 से 50 शब्दों में। तो दोनों ही हमारे प्रोडक्ट हैं, तो प्रोडक्ट में हम बहुत अच्छे से ऑफर्स दे सकते हैं। जैसे कि तरह तरह के आपने दिए कि ऑफर हैं कि आप 2 पर्स खरीदिए तो 1 पर्स फ्री है, या आप पर्स खरीदने आएंगे आपको 25% की छूट है या 50% की छूट है। तो वो आप ये सब चीजें वहां पर दे सकते हैं। इन ऑफर्स के थ्रू लोग जल्दी आकर्षित होते हैं। तो विज्ञापन की हमें ज्यादा हमें बनाने के लिए सजा विज्ञापन बनाए क्यों जाते हैं, जिससे लोग आकर्षित हों। तो यहाँ पर जो हम विज्ञापन बना रहे हैं वो हम लोगों को आकर्षित करने के लिए बना रहे हैं। तो ये सब चीजें आप उसमें डाल सकते हैं। वर्ड लिमिट इसमें भी रहती है, ध्यान रखिएगा 25 से 50 शब्दों की ही वर्ड लिमिट रहती है। तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जहां चाह वहां राह विषय पर लगभग 100 या 20 शब्दों की एक लघु कथा लिखिए। तो लघु कथा जब हम लिखते हैं तो टॉपिक हमारा क्या है, जहां चाह वहां राह। तो ये आपको टॉपिक दिया गया है, इसमें आप कोई भी एक लघु कथा बना सकते हैं। उसी तरह दूसरा ऑप्शन दिया है वृक्ष की व्यथा, तो ये भी आपको टॉपिक दिया गया है, इस पे आपको एक कथा लिखनी है। याद रखिए जब भी हम कथा लिखते हैं तो उसका जो नीचे हमारा संदेश रहता है वो भी हमें देना कि इससे हमें क्या सीख मिली है, ये मेंशन करना बहुत जरूरी रहता है। तो इसको मेंशन करना बिल्कुल भी मत बोलिएगा। टॉपिक रहेगा, कथा आपके अकॉर्डिंग रहेगी, आप देखिए कि आप उसको किस तरीके से कर सकते हैं। यहां पर हमने अपना पूरा क्वेश्चन पेपर आपको इजीली सॉल्व कराया। याद रखिए हम अभी आपको और भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराएंगे, डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बहुत इजी है ये पेपर्स करना। बस थोड़ा सा ध्यान देना है, सतर्क रहना है, ताकि आप काम अच्छे से कर सकें। और हमारे नेक्स्ट सैंपल पेपर के लिए हमारे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करते रहिए। जैसे आपने अपनी स्टडी के लिए इतनी मेहनत करके इतनी देर का वीडियो देखा, उसी तरीके से आपको फायदा मिल रहा है, आप इसी को फायदे को अपने फ्रेंड्स को, अपने भाई बहनों को बताइए कि वो भी फायदा उठाएं। वो जिस भी क्लास में हो, सारे क्लासेस का मटेरियल, सारे सब्जेक्ट्स का मटेरियल हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। हमारी वेबसाइट है magnetbrains.com, उस पर लॉग इन करिए, देखिए सभी वीडियोस। इसके अलावा यूट्यूब पे भी हमारे वीडियोस आपको इजिली अवेलेबल हैं। बहुत ज्यादा लाभ उठाइए, एग्जाम्स नजदीक हैं, ध्यान दीजिए।
थैंक यू, बाय बाय।